Good morning, students and my dear friends. I am Dr. Shalini Shukla, and today is 12th of December 2022, Monday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. और इसी Telegram channel पर आपको Business Standard, Mint और इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ हेडलाइन की एक सेपरेट PDF भी मिल जाएगी. तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन. मोटिवेशन ऑफ द डे इज एवरी डे मे नॉट बी गुड बट देयर इज समथिंग गुड इन एवरी डे. और आज के मेन पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 9 न्यूज़ हेडलाइंस हैं और बिजनेस स्टैंडर्ड में हम अप्रॉक्सीमेटली 11 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, और इसके ही साथ हम पेज नंबर 4 पर दिया हुआ एक और आर्टिकल भी कवर करेंगे जो कि सेम कंटेक्स्ट से ही रिलेटेड है. सेंटर मूव्स रेजिंग टैक्स फ्री स्लैब टू 5 लाख. एज पर द रीसेंट इंफॉर्मेशन, अपकमिंग बजट में गवर्नमेंट टैक्स स्लैब के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है. जो इनकम टैक्स का जो टैक्स स्लैब्स हैं उसमें कुछ चेंजेस गवर्नमेंट ला सकती है. अभी के लिए जो पॉलिसी मेकर्स हैं दे आर एग्जामिनिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग द टैक्स फ्री स्लैब टू 5 lakhs. और अभी करंटली ये टैक्स स्लैब कितना है जो कि टैक्स फ्री कहा जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख है, या उससे नीचे के जितने भी टैक्स पेयर्स हैं, या हम बोलें ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी जो एनुअल सैलरी है, जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से कम है, तो उन्हें किसी भी तरह का टैक्स, इनकम टैक्स अप्रॉक्सीमेटली केवल 0% उन पर एप्लीकेबल होता है. किसी भी तरह का जो इनकम टैक्स है वो एप्लीकेबल नहीं होता 2.5 लाख की इनकम तक. और अभी 2 साल पहले भी गवर्नमेंट ने एक ऑल्टरनेटिव पर्सनल इनकम टैक्स रेजिम इम्प्लीमेंट किया था. हालांकि इस ऑल्टरनेटिव पर्सनल इनकम टैक्स रेजिम को मैंडेटरी नहीं बनाया था गवर्नमेंट ने चॉइस दी थी कि इस टैक्स रेजिम को या उससे पहले वाला जो टैक्स रेजिम है उनमें से किसी एक टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग जो टैक्स पेयर्स हैं वो अपना टैक्स पे कर सकते हैं. चॉइस उन्होंने गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर्स पर छोड़ दी थी. तो जो ऑल्टरनेटिव पर्सनल इनकम टैक्स रेजिम है उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो पॉलिसी मेकर्स हैं दे आर एग्जामिनिंग द पॉलिसी ऑफ इंक्रीजिंग द टैक्स फ्री स्लैब टू 5 लाख. और इसके अलावा एक तो जो ऑल्टरनेटिव पर्सनल इनकम टैक्स रेजिम है जो वो भी अट्रैक्टिव हो. इसके अलावा जो अगर ये थ्रेशोल्ड गवर्नमेंट बढ़ा देती है टैक्स फ्री स्लैब का तो डेफिनेटली इट विल रिड्यूस द टैक्स आउटगो ऑफ पर्टिकुलर एसएससी और द टैक्स पेयर. तो उसको कम टैक्स पे करना पड़ेगा तो क्या होगा, तो टैक्स पेयर के पास या एसएससी के पास ज़्यादा पैसा होगा कि वो इन्वेस्ट कर सके. तो इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा अगर गवर्नमेंट 2.5 लाख से इंक्रीज करके 5 लाख तक के टैक्स फ्री स्लैब को ले आती है. हालांकि अब बात करते हैं ऑल्टरनेटिव पर्सनल इनकम टैक्स रेजिम की. अगर अभी तक का डेटा देखा जाए तो बहुत ऐसे कम टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने ऑल्टरनेटिव पर्सनल इनकम टैक्स रेजिम ऑप्ट किया है. मैक्सिमम जो टैक्स पेयर्स हैं वो ओल्डर पर्सनल इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अपना टैक्स पे कर रहे हैं. ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर ऑल्टरनेटिव पर्सनल इनकम टैक्स और ओल्डर पर्सनल इनकम टैक्स रेजिम को कंपेयर किया जाए तो ओल्डर पर्सनल इनकम टैक्स रेजिम में जो टैक्स आउटगो होता है वो कंपैरेटिवली टू ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम वो कम होता है. रिडक्शंस जो हैं वो कम होते हैं और कई सारे रिलैक्सेशंस भी मिल जाते हैं टैक्स पेयर को और एसएससी को अंडर डिफरेंट सेक्शन. इसीलिए जो ऑल्टरनेटिव पर्सनल इनकम टैक्स जो गवर्नमेंट ने 2 साल पहले इम्प्लीमेंट किया था उसमें उसके अकॉर्डिंग बहुत कम ऐसे टैक्स पेयर हैं जो अपना टैक्स पे करते हैं उस ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें कई सारे डिडक्शंस होते हैं. जो ऑल्टरनेटिव पर्सनल इनकम टैक्स है उसमें कई सारे डिडक्शंस होते हैं. इसकी वजह से जो अट्रैक्टिवनेस है वो ओल्डर पर्सनल इनकम टैक्स रेजिम की ज़्यादा है. और अगर 5 लाख तक का गवर्नमेंट कर देती है ये टैक्स फ्री के स्लैब को तो डेफिनेटली जो इनकी ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे एसएससी, ऐसे टैक्स पेयर जिनकी अर्निंग जो है वो 5 लाख या उससे कम है उनको अपकमिंग जो बजट है उसमें प्रॉब्ली गवर्नमेंट मॉडिफाई करती है टैक्स स्ट्रक्चर को तो उनको किसी भी ओल्डर रेजिम में और न्यूअर रेजिम किसी के भी अकॉर्डिंग जो टैक्स है वो नहीं पे करना पड़ेगा. उनका टैक्स आउटगो है जो है वो 0% हो जाएगा. तो प्रॉबेबली तो अगर इस न्यूज़ को समराइज़ करें तो गवर्नमेंट के अभी फ़िलहाल के लिए 2 रेजिम जो है वो इम्प्लीमेंट करती है टैक्स को लेकर के, ओल्डर टैक्स रेजिम और ऑल्टरनेट.
और ऑल्टरनेट में कम रजिस्ट्रेशन है या ऑल्टरनेट के अकॉर्डिंग कम इंडिविजुअल टैक्स पे करते हैं, जो मैक्सिमम है वो ओल्डर रेजिम के अकॉर्डिंग करते हैं। एंड दैट इज वाई इन दिस बजट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ऑल्टर द ऑल्टरनेटिव और ट्राइंग टू चेंज और मॉडिफाई और अमेंड द ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम, जिसके तहत गवर्नमेंट जो टैक्स फ्री स्लैब है उसको 5 लाख तक लाने जा रही है। अभी कितना है, 2.5 है, इसको इंक्रीज करके गवर्नमेंट 5 लाख ला रही है, जिसकी वजह से ऐसे इंडिविजुअल जो ओल्डर रेजिम के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर रहे हैं अब वो प्रॉबेबली ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम में जाएंगे। तो यहाँ पर एक की पॉइंट आपको याद रखना है कि ओल्डर जो टैक्स रेजिम है उसमें उसके स्लैब्स में चेंज नहीं हो रहा, जो ऑल्टरनेटिव जो 2 years ओल्ड ऑल्टरनेटिव पर्सनल इनकम टैक्स रेजिम है उसके टैक्स स्लैब में गवर्नमेंट जो है वो टैक्स प्रपोज कर सकती है। तो ऑल्टरनेटिव जो टैक्स रेजिम है उसका करेंटली अभी का क्या स्टेटस है, 0% टैक्स, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% एंड 30%। तो फिलहाल के लिए उसमें ये टैक्स स्लैब है। अगर गवर्नमेंट 5 लाख तक का इंक्रीज करते तो प्रॉबेबली गवर्नमेंट इन दोनों ही स्लैब्स को मर्ज कर देगी। तो लेट अस सी वेदर दिस पॉसिबिलिटी हैपन्स और नॉट। इसके ही साथ एक और हम इंटरव्यू कवर कर लेंगे जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। बेसिकली जो बजट सेशंस में, जो अपकमिंग बजट सेशन में जो प्रपोजल है गवर्नमेंट के पास, जो कई सारे अमेंडमेंट्स, कई सारे मॉडिफिकेशन गवर्नमेंट ला रही है, उसमें टैक्स और FTA में भी मॉडिफिकेशंस हैं, GST में भी मॉडिफिकेशन है। इसके अलावा IBC में यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में भी प्रोबेबली गवर्नमेंट चेंज ला सकती है, क्योंकि 6 साल पहले जब IBC इम्प्लीमेंट किया गया था तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट बढ़ाई जाए, जो इंडिया में लिक्विडेशन केसेस हैं जो बहुत टाइम तक ब्लॉक रहते हैं उनको स्पीड अप किया जाए, बैंकरप्सी की प्रोसेस को, इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस को फास्ट किया जाए। हालांकि इनिशियल टाइम में या बोले इनिशियल ईयर में IBC ने बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव करी, लेकिन लेटर ऑन बिकॉज ऑफ द लीगल हर्डल्स, बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ इशूज़, IBC की जो इफेक्टिवनेस है वो रिड्यूस होती चली गई। और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट जो है ईयर बाय ईयर IBC में अमेंडमेंट भी लाती रही इन ऑर्डर टू टैकल द मैनी चैलेंजेस दैट हैज़ बीन फेस्ड बाय IBC। तो उसी अमेंडमेंट को लेकर के ये एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ है मिस्टर MS साहू का। Who is Mr. MS Sahu? He is ex-chairman of Insolvency and Bankruptcy Board of India। तो उन्हीं से ये इंटरव्यू लिया गया है जहाँ पर ये पूछा गया है कि जो IBC में जो चेंजेस हैं जो गवर्नमेंट प्रपोज कर रही, क्या वो IBC की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव कर सकता है, या ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं, ऐसे कौन कौन से एरिया हैं जो उनके अकॉर्डिंग चेंज करे जाने चाहिए इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द efficiency and effectiveness of this particular code। तो मिस्टर साहू के अकॉर्डिंग IBC कोड में बहुत सारे चेंजेस का स्कोप है अदर देन द लेजिस्लेटिव फिक्सेस। तो लेजिस्लेटिव फिक्सेस जो हैं वो तो पार्लियामेंट इस बार बजट सेशन में उन्हें फिक्स कर देगी, उन इश्यूज़ को, उन प्रॉब्लम को, उन चैलेंजेस को टैकल कर देगी थ्रू डिफरेंट अमेंडमेंट्स। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नॉन लेजिस्लेटिव चैलेंजेस भी हैं, इश्यूज़ भी हैं, प्रॉब्लम भी हैं जिनको फिक्स करने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द IBC कोड efficiency। And as per him, the measures which can greatly improve the outcomes are concerned to play by the rule book, all concerned to either the timeline, concern for stakeholder, switch from recovery to resolution mode, commercial wisdom to distinguish viable firms from non-viable firms। So there are a lot of issues that can enhance the effectiveness of IBC apart from the legislative one as per MS Sahu। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 4 of business standard, government moves basic custom duty cut to align with FTA। तो अपकमिंग बजट में FTA को लेकर भी गवर्नमेंट कुछ चेंजेस लाने जा रही है, और ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है आगे आने वाले बजट में यानी फाइनेंशियल 23 के बजट में प्रॉबेबली जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं उनमें कुछ कट प्रपोज कर सके या प्रपोज करे। और किस लिए ये गवर्नमेंट इम्पोर्ट ड्यूटीज़ में कट कर रही है? सिंपली जो गवर्नमेंट ने रीसेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA साइन करे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, और कई सारे कंट्रीज़ के साथ नेगोशिएट भी कर रही है कई सारे FTA इंडियन गवर्नमेंट। तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस लाने के लिए ऐसा अज्यूम किया जा रहा है, ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि बजट 24 में प्रोबेबली बहुत सारे सेक्टर में जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो रिड्यूस हो सकती है।
हालांकि जो ये कट होंगे, जो ये डिडक्शन होगा, ये बेसिक कस्टम ड्यूटी BCD में ही होगा। इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है इंटीग्रेटेड गुड सर्विसेज या IGST पर नहीं पड़ेगा, या जो GST है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट या सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। एंड डेफिनेटली जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये भी मानना है कि जो ये कट है इम्पोर्ट ड्यूटी में, ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स की वायबिलिटी को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर इम्पोर्ट ड्यूटी के कट की वजह से PLI स्कीम जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए, तो ऐसा भी नहीं है। तो जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ में जो कट हो रहे हैं जस्ट बिकॉज टू गेट फिट विद द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें IGST या PLI स्कीम की वायबिलिटी पर देखने को नहीं मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली PLI स्कीम अप्रॉक्सीमेटली 13 और सेक्टर्स में इंप्लीमेंट करी है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, सोलर एनर्जी, कई सारे सेक्टर हैं। और ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट भी जानती है। फाइनेंस सेक्रेटरी के अकॉर्डिंग जो कस्टम ड्यूटी में जो भी रिसिप्ट में जो भी चेंजेस किया जाएगा, इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट टैक्स कलेक्शन, टैक्स एस्टिमेट या रिवेन्यू कलेक्शन पर नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली एक इवेंट हो रहा था, उस इवेंट में ये पर्टिकुलर अपना ओपिनियन दिया है जो फॉर्मर वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, उन्होंने, कि इंपोर्ट ड्यूटी में कट्स देखने को तो ज़रूर मिलेगा, बट PLI स्कीम और उसके अदर एस्पेक्ट पर हम देखें GST पर तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सो दीज आर द की पॉइंट्स, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। जो कि हमने डिस्कस किया कि IGST PLI स्कीम पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अकॉर्डिंग टू WTO stands for World Trade Organization estimates India's most favored nation import tariff at 13.8 and this is highest among the major country। तो इंडिया के जो मोस्ट फेवर्ड नेशंस हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशंस क्या होते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। तो अगर इंडिया के जो मोस्ट फेवर्ड नेशंस का अगर एवरेज हम टैक्स देते हैं, इंपोर्ट टैरिफ देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 13.8% है, और WTO के अकॉर्डिंग ये सबसे हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट अमंग द मेजर इकोनॉमीज। तो प्रॉबेबली इसके लिए भी गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्ट ड्यूटीज़ में कट कर रही है, और इसके अलावा FTA को कंप्लाई करने के लिए भी गवर्नमेंट, या FTA को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी गवर्नमेंट इस तरह के कट ला सकती है अपकमिंग बजट में। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। पीकिंग गैस पावर यूनिट टू रन अंडर स्पेशल प्लान नेक्स्ट समर। यूनियन पावर मिनिस्ट्री जो है वो 2.5 गीगावाट्स ऑफ स्टेट ओन थर्मल पावर मेजर NTPC को पीकिंग पावर स्टेशन का नॉमेनक्लेचर या डेसिग्नेशन असाइन करने जा रही है। अब ये ऐसा क्यों करने जा रही है यूनियन पावर मिनिस्ट्री, अगर इसको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम डिस्कस करें तो दिस मूव इज बेसिकली एम टू अवॉइड द डेफिसिट इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ड्यूरिंग द हाई समर डिमांड मंथ। इंडिया में जब समर आता है, जो समर का सीजन होता है, उस ड्यूरेशन में जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड होती है वो अपने पीक पॉइंट पर पहुंच जाती है, और जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि कई सारे जो थर्मल पावर स्टेशंस हैं वो उनकी डिमांड तो बढ़ जाती है बट सप्लाई उस कंटेक्स्ट में नहीं बढ़ती, जिसकी वजह से कई सारे एरियाज़ में हमें पावर क्राइसिस और इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस और शॉर्टेज देखने को मिलती है। तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए यूनियन पावर मिनिस्ट्री जो है वो NTPC को पीक पावर स्टेशन का डेजिग्नेशन दे रही है, या पीक पावर स्टेशन के नाम से डेजिग्नेट कर रही है। तो क्या होगा इससे, जो एम है यूनियन पावर मिनिस्ट्री का वो ये है कि जो शॉर्टेज है, जो डेफिसिट है इलेक्ट्रिक सप्लाई का स्पेशली समर सीजन में, उसको अवॉइड किया जा सके। एंड अंडर द स्कीम गैस वुड बी सोर्स बाय गेल इन एडवांस एंड वुड बी कंप्लीटली पेड फॉर इवन इफ लेफ्ट अनयूटिलाइज्ड। तो बेसिकली जो स्टेशंस हैं, जो थर्मल पावर कंपनीज हैं, उनको गैस या जो भी फ्यूल है वो सप्लाई किया जाएगा ड्यूरिंग दिस पीक आवर्स और पीक सीजन। और इसके लिए जो मिनिस्ट्री है वो फंड भी सेटअप कर रही है, एक पूल फंड भी सेटअप कर रही है फ्रॉम विच इट विल पे फॉर द अनयूज्ड गैस। तो बेसिकली जो NTPC हैं और जो गेल हैं, ये मिल करके गैस सप्लाई या गैस के जो सोर्सेज हैं, जो अनयूज्ड गैस है उसकी सप्लाई और एक्विजिशन को, प्रोक्योरमेंट को इंश्योर करेगी डेफिनेटली एट अ मार्केट प्राइस। And if any of the gas supplied is left unutilized, it will paid for by the power minister। तो बेसिकली इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो गैस है उसकी सप्लाई सीमलेस रहेगी इवन ड्यूरेशन, उस ड्यूरेशन में भी जबकि जो पावर की डिमांड है वो पीक राइज पर होगी, उसमें सडन राइज देखने को मिलेगा। इसके बावजूद भी जो गैस की डिमांड है, जो गैस है वो डिफरेंट पावर स्टेशंस पर ईजिली सीमलेस मैनर में पहुंचेगी, जिसकी वजह से जो पावर स्टेशंस हैं उनमें प्रॉपर गैस की सप्लाई, प्रॉपर फ्यूल की सप्लाई रहेगी। तो जो
इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज देखने को मिलता है, जो जनरेशन का शॉर्टेज देखने को मिलता है वो नहीं हो पाएगा और स्टेशन जो हैं वो अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग जो अपना जनरेशन है इलेक्ट्रिसिटी का उसको इम्प्रूव कर पाएंगे, उसको इंक्रीज कर पाएंगे इन ऑर्डर टू मीट अ सडन राइज इन पावर डिमांड। Currently, NTPC has a gas-based power station capacity of 4 gigawatts जो खुद वो रन करता है, और जो भी पावर मिनिस्ट्री असाइन कर रही है 2.5 गीगावाट्स थ्रू जॉइंट वेंचर, तो इसके पास डेफिनेटली एनटीपीसी की जो कैपेसिटी है गैस बेस पावर जनरेशन की वो इम्प्रूव हो जाएगी। और इसके अलावा गैस की सप्लाई भी इंश्योर होगी, तो जो पीक आवर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज देखने को मिलता है वो नहीं मिलेगा। एनटीपीसी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाई ऑफ दोज गैस टू अदर पावर स्टेशंस, बेसिकली गैस बेस्ड पावर जनरेशन स्टेशंस जहाँ पर कोल नहीं गैस का यूज़ होता है पावर जनरेशन के लिए। तो दिस इज़ अ पावर प्लान बाय यूनियन पावर मिनिस्ट्री। एडिशनल 2.5 गीगावाट जो है वो गेल को एलोकेट होंगे, इसके लिए फंड भी सेटअप किया जाएगा। And for that, NTPC imported 10 million tons of coal in the first half of financial year 23 in order to meet out the demand in the summer season. तो probably अब कोल से जो एनर्जी जनरेट होती है तो उसको गवर्नमेंट शिफ्ट करेगी किसमें, गैस में, और गैस की सप्लाई इंश्योर करने के लिए NTPC को पीक पावर स्टेशन के लिए डेजिग्नेट किया गया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। BOE talks to foreign banks in India keen to resolve CCIL issue. BOE stands for बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अभी रिसेंटली, या हम बोल सकते हैं इंडिया में जो फॉरेन बैंक्स ऑपरेट करना है, उन्होंने रिसेंटली बैंक ऑफ इंग्लैंड से इंडिविजुअल बेसिस पर मीटिंग शेड्यूल करी है और मीटिंग हेल्ड करी है। और इन मीटिंग्स में जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसने कुछ विलिंगनेस शो करी है कि वो जो ये डी रिकॉग्निशन का जो इशू है, CCIL का जो डी रिकॉग्निशन एस्मा के साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी किया है, तो इस इशू को रिजॉल्व कर सकता है बैंक ऑफ इंग्लैंड। एस्मा की हालांकि बात अभी नहीं हो रही यहाँ पर सिर्फ बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात हो रही है। तो जो इंडिविजुअल मीटिंग शेड्यूल करी थी फॉरेन बैंक्स ने, उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड से रिक्वेस्ट करी, कुछ मैटर्स को डिस्कस किया, तो प्रोबेबली बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है उसने कुछ विलिंगनेस शो करी है कि हो सकता है वो आगे आने वाले टाइम में जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो डी रिकॉग्निशन है उसको रिजॉल्व कर सके, जो कि प्रॉबली उसकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंट को उन्हें एक्सप्लेन किया गया। हालांकि बैंक ऑफ इंग्लैंड का ये कहना है कि दे आर ऑल्सो वेरी बिजी विद द ब्रेक्सिट एंड फॉर दिस प्रोसेस CCL हैज़ टू अप्लाई इट। और अगर CCIL अप्लाई करता है तो जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है वो रेगुलेशंस को देख करके सोचेगा कि क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, क्या अमेंडमेंट किया जा सकता है। एंड पार्लियामेंट हैज़ टू चेंज सम लॉ, दे कैन वर्क ऑन इट। तो प्रॉबली बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रिजोल्यूशन के लिए थोड़ा सा अपना एफर्ट्स डालने की कोशिश करी कि करंट रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई चेंज पॉसिबल होगा तो कर दिया जाएगा, और अगर कुछ पार्लियामेंट में चेंजेस की ज़रूरत है तो उस पर भी वो काम करेंगे, लेकिन इन सब के लिए CCIL को अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक बात, अगर आप रेगुलरली न्यूज़ चैनल फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगी कि यूरोपियन सिक्योरिटी और मार्केट अथॉरिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एस्मा बोलते हैं, एस्मा ने रिसेंटली अक्टूबर 31 में CCIL के साथ साथ 5 और 6 और इंडियन जो क्लियरिंग हाउसेज हैं उनको डी रिकॉग्नाइज कर दिया था, और उसी के बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी सिमिलर डिसीजन फॉलो किया था। इसका बेसिक रीज़न क्या था कि उन्होंने, इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें इन क्लियरिंग हाउसेस की ऑडिटिंग की परमिशन नहीं दी थी एस्मा को, जिसके बाद से एस्मा ने CCIL के साथ 5 और एंटिटीज़ को भी डी रिकॉग्नाइज कर दिया था। दैट डिसीजन वॉज फॉलोड बाय बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो उसी को लेकर के RBI और जो फॉरेन बैंक्स हैं वो कंटिन्यूसली टॉक में थे, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो डिसीजन है ये इम्प्लीमेंट होना था May 1, 2023। तो इसी ये जितने भी फॉरेन बैंक्स जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे थे वो सारे एस्मा से और BOE से कंटिन्यूस टॉक में थे कि प्रॉबली इस डेट से पहले जो ये रिजोल्यूशन है, जो प्रॉब्लम है, इसको रिजॉल्व कर लिया जाए। कौन कौन से बैंक्स हैं अगर देखें जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं यूरोपियन बैंक, तो हम देख सकते हैं दिस इज़ द लिस्ट। ये अप्रॉक्सीमेटली सारे बैंक्स जो हैं वो सेपरेटली, और यूके बेस्ड बैंक की बात करें तो ये यूके बेस्ड बैंक की लिस्ट है। तो देख सकते हैं कई सारे नंबर ऑफ बैंक्स, हैंडफुल बैंक्स आर देयर दैट आर ऑपरेटिंग इन इंडिया फ्रॉम EU and UK। So definitely all these banks are continuously scheduling meetings, discussion with ESMA and BOE in order to get the resolution on this matter। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो डेफिनेटली इन सब का जो बिजनेस है इंडिया में वो ऑपरेट करेगा, क्लियरिंग नहीं होगी, डॉलर एक्सचेंजेस नहीं होंगे, फॉरेन एक्सचेंजेस, तो डेफिनेटली
इन सब का जो भी ऑपरेशन है बिजनेस में इंडिया में है वो इम्पैक्ट करेगा, और जिसकी वजह से ये चाह रहे हैं कि May 1, 2023 से पहले इस इशू को लेकर के रिजोल्यूशन हो जाए, जिसमें फिलहाल के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपना कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड रिफ्लेक्ट किया है। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज टिप्स। SBI टू बिगिन ओवरसीज रुपी ट्रेड विद स्मॉलर नेशंस। सो इंडियन करेंसी को, इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज करने के कंटेक्स में, इंटरनेशनलाइज करने के इनिशिएटिव में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि कंट्री का सबसे बड़ा लेंडर है, स्टेट ओन्ड लेंडर है, उसने ओवरसीज ट्रेड स्टार्ट कर दिया है रुपी में कुछ छोटे कंट्रीज़ के साथ, स्मॉलर कंट्रीज़ के साथ। कौन कौन से स्मॉलर कंट्रीज़? मॉरिशस एंड श्रीलंका। So SBI will start overseas trade in rupee with the smaller countries to steer clear of any transaction with Russia which carries a risk of sanction by the West। तो अगर ये कंट्रीज रशिया के साथ कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, अब चूंकि रशिया पर ऑलरेडी कई सारे सेंक्शन लगे हैं, इंडिया या बड़ा कोई कंट्री इन सेक्शन के अगेंस्ट में खड़ा हो सकता है, बट जो स्मॉलर कंट्रीज हो तो जनरली इन इस तरह के सेंक्शंस को कंप्लाई करते हैं। तो उसके लिए इंडिया ने एक अपॉर्चुनिटी ऑफर करी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि हम ओवरसीज ट्रेड इंडियन रुपी में आपको ऑफर कर सकते हैं। अगर आपको रशिया के साथ कोई ट्रांजेक्शन करना है स्मॉलर कंट्रीज़ को, तो वो इस पर्टिकुलर ट्रेड रूट के थ्रू कर सकते हैं। तो 2 स्पेशल वॉस्त्रो रुपी अकाउंट जो है वो SBI ने ओपन किए हैं फॉर दिस ओवरसीज ट्रेड इन रुपी। So SBI Mauritius and People's Bank of Sri Lanka had opened 2 Vostro account with SBI। तो और अभी तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली 6 स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करने की परमिशन दे दी है SBI को, बैंक ऑफ सिलोन और इंडियन बैंक को। 3 बैंक्स को 6 वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करने की परमिशन दे दी गई। तो RBI ने भी परमिशन दे दी, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया एज ऑफ नाउ श्रीलंका और मॉरिशस के साथ। So these are the Indian authorized dealer bank and these are the correspondence bank of smaller countries। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। फार्मा फर्म्स रेगुलेटर स्टेप अप एक्शंस ऑन फेक ड्रग। अगर इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि 30 to 40% जो ड्रग्स हैं इंडिया में दैट आर एक्चुअली फेक, काउंटरफीटेड ड्रग्स होती हैं। बहुत ज़्यादा फेक ड्रग का परसेंटेज है स्पेशली इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, और कई बार इसको लेकर के गवर्नमेंट जो है कई सारे कन्फिस्केशन भी करती है, रेगुलेशंस में भी चेंज लाती है। बट रिसेंटली जो फेक ड्रग है उसको थोड़ा सा कब करने के लिए उसको कंट्रोल करने के लिए जो फार्मा कंपनीज हैं और जो स्टेट ड्रग रेगुलेटर्स है, दे आर नाउ रेडी टू टेक द इंटेंसिव एक्शन अगेंस्ट द स्प्यूरियस एंड सबस्टैंडर्ड ड्रग्स इन द कंट्री। एज पर द गवर्नमेंट डेटा, फाइनेंशियल ईयर 20 तक अप्रॉक्सीमेटली 81 के टेस्टेड ड्रग सैंपल्स में से 2497 वर फाउंड टू बी द नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी NSQ ड्रग and approximately 199 were declared as a spurious drug। तो आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 81 केस अगर हम देखें तो 3000 सैंपल्स ऐसे थे जो कि क्वालिटी स्टैंडर्ड पर पूरे नहीं हो रहे थे, या तो वो फेक थे या नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी थी या वो स्प्यूरियस ड्रग थे। और इसका जो अमाउंट है वो ऐसा नहीं कि ईयर बाई ईयर कम हो रहा है। अगर हम 21 का डेटा देखें तो उसमें भी अप्रॉक्सीमेटली सेम परसेंटेज ही दिखेगा फेक ड्रग्स का। तो इसीलिए गवर्नमेंट और जो फार्मा कंपनीज हैं, डेफिनेटली फार्मा कंपनीज का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इम्पैक्ट करता है। गवर्नमेंट के लिए इट इज़ ऑल अबाउट द पब्लिक हेल्थ। इसीलिए जो गवर्नमेंट और फार्मा कंपनीज हैं वो साथ मिल करके अब जो एक्शंस हैं उनको और ज़्यादा इंटेंसीफाई करेगी इन ऑर्डर टू कंट्रोल दिस बिजनेस ऑफ फेक ड्रग। दिस इज द परसेंटेज शेयर ऑफ ग्लोबल वैल्यू ऑफ फेक फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। कैन यू सी this the significant number or significant presence of fake drug in the global level as well। तो इंडिया में तो ये एक गवर्नमेंट डेटा है, अगर हम एक्चुअल पर जाएं तो प्रॉबेबली वो हो सकता है इससे ज़्यादा हो फेक ड्रग का शेयर इन ओवरऑल परसेंटेज और मार्केट शेयर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एट ₹171 बिलियन इंडिया INC सीज हायर एवर मर्जर एंड एमलगेमेशन इन 2022। सो इंडियन कंपनीज ने फाइनेंशियल और यहाँ बोले कैलेंडर ईयर 2022 में अप्रॉक्सीमेटली $171 बिलियन की डील्स करी हैं। डील्स हेयर मीन्स मर्जर और एक्विजिशंस किए हैं, जो कि पिछले साल अप्रॉक्सीमेटली $145 बिलियन थे। तो पिछले
पिछले साल, पिछले कैलेंडर ईयर में 2021 में ये जो मर्जर एमैकलिमेशन की डील्स थी ये 145 बिलियन की थी। इस बार इंक्रीज होकर के 171 बिलियन डॉलर तक ये डील पहुंच गई हैं। एंड दिस एक्विजिशन बाय अडानी ग्रुप डोमिनेट्स द हेडलाइन विद द कॉन्ग्लोमरेट, मेकिंग इट फोरे इनटू द सीमेंट सेक्टर बाय बाइंग द स्विस मटेरियल फर्म होलसेम। तो उस पर अडानी ग्रुप जो है उसका डोमिनेशन है। मोर स्पेसिफिकली जो अंबुजा की जो डील हुई है $6.5 बिलियन की, वो डोमिनेट कर रही है इस सारी M&A डील्स को। M&A स्टैंड्स फॉर मर्जर एंड एक्विजिशंस। तो ये देख सकते हैं ग्रोइंग एपेटाइट, दीज आर द डील्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन फ्रॉम 2018 टू 2022। हम देख सकते हैं 2019 और 20 में हमें माइनस में या हम बोल सकते हैं डेक्लाइन देखने को मिला था, लेकिन फिर 21 और 22 में कंटिन्यूस इंक्रीज देखने को मिल रहा है। टॉप डील्स की अगर बात करी जाए जो कि 2022 में हुई है, तो उसमें HDFC बैंक का जो मर्जर हुआ है, अंबुजा सीमेंट अडानी फैमिली, इसके अलावा बायकॉन ने भी एक एक्विजिशन किया है। अपार्ट फ्रॉम इट माइंडट्री पोर्ट एंड पावर ने का एयरसेल मित्तल ने भी डील करी। तो देख सकते हैं ये डील्स का जो नंबर है, जो वैल्यूएशन है, वो भी बहुत ज़्यादा। तो टॉप 5 डील्स जो कि 2020 में हुई, डेफिनेटली आपको याद करने की जरूरत नहीं, कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। एंड दीज आर द टॉप मर्जर एंड एक्विजिशन एडवाइजर फॉर कैलेंडर ईयर 2022। तो एडवाइजर कौन कौन सी कंपनी है, तो JP Morgan, BNP पारिबास, गोल्डमैन सैक्स, एक्सिस बैंक और मॉर्गन स्टैनले। तो ये टॉप 6 जो हैं वो, या बोलते टॉप 5 जो हैं वो एडवाइजर रहे हैं जिन्होंने डील्स को एडवाइज किया है। कितनी कितनी डील फाइनलाइज कराई है ना, JP जो मॉर्गन है उसने 8 डील फाइनलाइज करी हैं, BNP ने 6 डील फाइनलाइज की, गोल्डमैन सैक्स ने 6, एक्सिस बैंक ने 7 और मॉर्गन स्टैनले ने 8 डील फाइनलाइज कराई हैं मर्जर एंड एक्विजिशन की। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सेंटर एक्सटेंड RODTEP टू मोर सेक्टर्स बट रिफंड वोज रिमेन। RODTEP क्या होता है? ये एक टैक्स टैरिफ रेजीम है जो कि बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो इंसेंटिव स्कीम है वो है। अगर आप इसके बारे में इसको डिटेल में जानना है तो डिस्क्राइब सेक्शन में RODTEP को लेकर के मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो कि आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो बेसिकली सेंटर ने रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, जिसको RODTEP शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इस स्कीम को डिफरेंट सेक्टर्स में, केमिकल सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, आयरन सेक्टर में, स्टील सेक्टर में, कई सारे सेक्टर में एक्सटेंड तो कर दिया है इन ऑर्डर टू गिव द एडवांटेज टू द नंबर ऑफ एक्सपोर्टर्स। लेकिन जो रिफंड की प्रॉब्लम है, टाइमली रिफंड की प्रॉब्लम, टाइमली इंसेंटिव की प्रॉब्लम जो है वो अभी भी एक्सपोर्टर्स के साथ बनी हुई है। इट मीन्स एक्सपोर्टर्स को टाइमली रिफंड नहीं मिल रहा, टाइमली इंसेंटिव नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ हर्डल्स। तो जो रीफंड है ड्यूटीज़, टैक्सेस और डिफरेंट टैक्सेस पर, वो अभी भी अवेलेबल नहीं है एक्सपोर्टर्स को ऑन नोटिफाइड टर्म्स एंड टाइम पीरियड। तो उसको लेकर के एक एक्सपर्ट ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि ओके आपने RODTEP इंप्लीमेंट तो कर दिया, बट व्हाट अबाउट द रिफंड। जबकि पहले वाली जो स्कीम थी उन सब स्कीम्स में टाइमली रिफंड अवेलेबल था एक्सपोर्टर्स को, तो एक्सपोर्टर्स को बिजनेस करने में भी ईज रहता था। तो अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं इस न्यूज़ को। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। PNB प्लान्स अप टू ₹1,000 करोड़ 81 बॉन्ड इशू। तो PNB जो है वो 1,000 करोड़ के 81 बॉन्ड इशू करने जा रहा है। व्हाट इज दिस 81 बॉन्ड? एडिशनल Tier 1 बॉन्ड। ये क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए 1,000 करोड़ का कैपिटल रेज करेगा PNB, पंजाब नेशनल बैंक, थ्रू दिस 81 बॉन्ड। और इससे पहले पंजाब नेशनल बैंक ने अप्रॉक्सीमेटली 4,000 करोड़ रुपए जो का फंड, या 4,000 करोड़ रुपए का फंड रेज किया था किससे? Tier 2 बॉन्ड्स के थ्रू दिसंबर में, अर्ली दिसंबर में। Probably banks are raising the capital in order to satiate the upcoming credit growth or in order to fulfill the credit demand in the economy। तो PNB भी उसमें कहीं पीछे नहीं है। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। HDFC, ICICI बैंक, सब ने डिफरेंट फॉर्मेट्स में, किसी ने इंफ्रा बॉन्ड से, किसी ने Tier 2 बॉन्ड से फंड रेज ही किया है। तो PNB भी उसी लाइन में है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट लेक्चर PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.